केंद्रीय चुनाव समिति और जिस संसदीय बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी ने गठन किया है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा चर्चा का कोई विषय है, तो नितिन गडकरी को आउट किया जाना है। देखिए, इसके पहले की चर्चा को हम आगे बढ़ाएँ, बड़ी गंभीर चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड का हम विश्लेषण कर रहे हैं। जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड का महत्व क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति है, वो दूसरा सबसे प्रमुख बोर्ड होता है भारतीय जनता पार्टी में। और केंद्रीय चुनाव समिति चुनाव से संबंधित समस्त फैसले करती है, चाहे वो हुँ, टिकटों का आवंटन हो, किसी राज्य में किसी के साथ में अगर आपको अपने साथ मिलाना है, सहयोग करना है, कोरिलेशन बनाने हैं, उसका फैसला हो, ऐसे तमाम जितने फैसले होते हैं चुनाव से संबंधित, वो केंद्रीय चुनाव समिति करती है। उसके बाद आता है संसदीय बोर्ड। संसदीय बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का और संसदीय बोर्ड का काम है कि चुनाव के पश्चात जो भी अहम फैसले होते हैं, चाहे वो विजय होने पर राज्य में मुख्यमंत्री का चयन हो या नेता प्रतिपक्ष का चयन हो, इस तरह के जो भी तमाम फैसले हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार का मसला हो, वो सभी फैसले संसदीय बोर्ड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का जब गठन होता है तो वो चुन-चुन कर उन व्यक्तियों को लेते हैं जो इस कार्य को बेहतरीन तरीके से निष्पादित करते हैं। और ये कहा हुँ, जा सकता है कि जब उनको लिया जाता है तो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोग बहुत ताकतवर हैं। अब ये जो गठन हुआ है, इस हुँ, गठन को देखिए राजनीतिक चश्मे से जब हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी घटना है नितिन गडकरी का यहाँ से जाना, उनको आउट करना या नहीं लेना। प्रश्न ये उठता है कि नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति, अगर आज मोदी मंत्रिमंडल को आप देखेंगे, तो गडकरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी क्षमता, जिनकी हुँ, प्रतिभा और जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर के किसी को कोई शक-शुबा नहीं है। समय-समय पर हम इसकी बात भी करते हैं। उसके हुँ, बावजूद उनका जो जितना वो खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, महाराष्ट्र के कद्दावर राजनेता हैं, सफल मंत्री हैं, उसके बाद उनको अगर केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड से आउट किया जाता है, तो प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, गडकरी में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अहम चेहरा है और 2018 के पहले जब ये बात चल रही थी, आप याद करिएगा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और उस समय ये प्रश्न उठ रहा था कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है? तब हुँ, भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल उठा था कि क्या गडकरी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है? ये शुरुआत वहाँ से हुई है। अब हुँ, वहाँ जब हुआ था तो 2018 में जब ये 3 राज्यों में चुनाव हार गए, तो गडकरी का एक बहुत ज़बरदस्त बयान यहाँ पर आया था और उन्होंने कहा था कि सफलता का श्रेय लेने वाले सब होते हैं, लेकिन हुँ। असफलता का श्रेय को लेना नहीं चाहता, दूसरे की तरफ अंगुली उठाते हैं और एक तरह से दूसरे को उसका दोषारोपण कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात गडकरी ने उस वक़्त कही थी और और ये गुप्ता सीधा जी, गुप्ता जी, यहाँ एक थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर जब आप नितिन गडकरी के बयान की जब बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दूँ कि 24 जुलाई को नागपुर में भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दो। हाँ, ये उनका ताज़ा बयान है। मैं आपको 2018 से हुँ, 2022 पे लेके आ रहा हूँ। तो जी, जी। 2018 में उन्होंने बयान दिया सीधा-सीधा ये इंडिकेशन किसके ऊपर था? ये सीधा इंडिकेशन था नरेंद्र मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर। इसके बाद में आपको एक मैं और बयान 2 बयान के और याद दिला देता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे नेहरू के भाषण सुनना और नेहरू के विचार सुनना पसंद है। अब जो भारतीय जनता पार्टी कोस-कोस करके और आगे बढ़ रही है नेहरू को, अगर गडकरी ये कह दे कि मुझे नेहरू ही पसंद है, तो आप सोचिए कैसे बर्दाश्त होगा। इंदिरा गांधी के लिए भी इन्होंने कुछ इसी तरह के वर्ड इन्होंने कहे थे। इसके पहले 2014 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि हुँ, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मोदी की पार्टी है, अमित शाह के इशारे पर चल रही है, इसके अलावा किसी का अस्तित्व है नहीं वहाँ पर। अगर आप ऐसा कुछ भी बोलेंगे, जो इन दोनों के खिलाफ होगा, तो उसके बाद आप आगे भारतीय जनता पार्टी में बढ़ पाएँ, ये संभव नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है और ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जी। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, तब भी यही हुआ था कि गडकरी के जो विश्वास पात्र थे, उनको चुन-चुन करके चूँकि राजनीति में ठिकाने लगाने की भाषा कही जाती है, तो उनको इस तरीके से आउट किया गया था कि गडकरी वहाँ पर कमज़ोर हो जाए। तो 2014 में शुरुआत हो गई थी। तो 2018 में जब उन्होंने बयान दिया, तब से कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ये खटक रहा है कि गडकरी का कद कहीं आगे बढ़ रहा है।
तो 2018 में, लेकिन 2019 में चुनाव जीत गए। उसके बाद 2022 में जो उन्होंने बयान दिया कि सत्ता अब सिर्फ सत्ता, उन्होंने जो बयान दिया था वो था कि गांधी के समय राजनीति देश के विकास के लिए की जाती थी, अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जाती है। राजनीति का एकमात्र मकसद है येन कैन प्रकारेण राजनीति माना। और इसको जोड़ेंगे किससे आप, कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव जीतती है वहां सरकार बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव नहीं जीतती है वहां भी सरकार बनाती है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का ना विकास से कोई लेना देना है, ना जनता की सुख सुविधा से कोई लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ और सत्ता पर केंद्रित हो चुकी है। सत्ता को कैसे हासिल करना है, सत्ता को कैसे पाना है, उसका एकमात्र उद्देश्य ही है। ये किस पे पॉइंट आउट है? ये सीधा सीधा पॉइंट आउट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर या जगत प्रकाश। यहाँ पर योगेंद्र जी, जैसे आपने अभी साल 2014 का जो जिक्र किया, तो आपको याद होगा कि 14 में यहाँ पर अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी संसदीय बोर्ड से हटाया था। नहीं, वही देखिए, मैं आपको वही समझाना की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब मोदीमय है और अमित शाहमय है। और जहां भी इनको लगता है कि कोई व्यक्ति का कद इतना बढ़ सकता है कि उसकी वजह से हमारा कद कहीं छोटा हो जाए, एक ऑप्शन मिल जाए, उन सबको वहां पर आउट किया जा रहा है। उसी क्रम में ये आपने जो नाम बताया अडवाणी जो बाकी नाम, ये उसी क्रम में थे। उसी क्रम में अब नाम गडकरी का है। और एक बात और याद रखिए, इस पूरे उसके अंदर यानी केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड में कहीं भी किसी भी मुख्यमंत्री का नाम अब नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री है, सर्बानंद सोनोवाल है, वो है, येडियुरप्पा है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कितने मजबूत हैं। उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश जैसा दुरूह राज्य जीता है उन्होंने, पर उनको नहीं रखा। क्यों? क्योंकि आज जनमानस में ये है कि आज की तारीख में अगर एक आप सर्वे करवा ले, देखिए सर्वे जब होता है कि प्रधानमंत्री को कौन पसंद करता है, एक मजेदार बात देखिए, उस सर्वे में नरेंद्र मोदी होते हैं, उस सर्वे के अंदर सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी के लिए, उस सर्वे में सवाल पूछा जाता है केजरीवाल के लिए, उस सर्वे में नाम होता है मायावती का, उसमें होता है मुलायम सिंह के पुत्र जो सब अखिलेश यादव उनका, उसमें कहीं भी ये नाम नहीं होता कि क्या योगी को भारतीय जनता पसंद करती है, कितना परसेंट वोट है। क्यों? कि अगर नरेंद्र मोदी और योगी दोनों को अगर ये सवाल रख के पूछा जाएगा तो फिर ये फर्क सामने आ जाएगा, कहीं वो आगे ना निकल जाए। इसलिए सर्वे में ये एजेंसियों को इंडिकेशन होता है, उनका नाम ही नहीं रखा जाता, नाम नहीं आना चाहिए। आप इस राजनीति को समझिए, ये बहुत गहरी राजनीति है। तो यहाँ पर किसी का उन्होंने योगी को भी नहीं रखा, जबकि देखिए केंद्रीय चुनाव समिति में और संसदीय बोर्ड में उन लोगों को रखना चाहिए जो राजनीति में समझते हैं, विशाल अनुभव है, जिनको जनमानस मानता है और जिन्होंने अपनी राजनीति में लोहा मनवाया है। अब मैं आपको एक छोटा सा नाम बताता हूं। इन्होंने एक नाम रखा है इकबाल सिंह लालपुरा, ये पंजाब से आते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा ने 2012 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उसके पहले पुलिस के अंदर थे और ज्वाइन करने के बाद 2022 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा पंजाब में। और आप जानते हैं कितने वोट मिले उनको? 10,067 वोट पाकर के जो व्यक्ति चुनाव हार गया, वो व्यक्ति अगर आप केंद्रीय चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड में है तो इसका मतलब है कि आपको वो लोग नहीं चाहिए जो राजनीति में समझते हैं या जिनका कद बहुत ऊपर है। आपको वो चाहिए जिसकी वजह से आपका कद सुरक्षित है, आपके कद और आगे बढ़ता रहे, उनको देखकर आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अब ये एक नया संस्करण हो गया है और वो नया संस्करण है कि ये मोदीमय है और कुछ ये अमित शाहमय है। क्योंकि आप जितने भी नाम देखेंगे, देखिए अगर आप नाम देखेंगे केंद्रीय चुनाव समिति में तो उसके अंदर नाम देखिए आप, बीएल संतोष उसके अंदर है, वंथी श्रीनिवास उसके अंदर है, भूपेंद्र यादव उसके अंदर है जो राज्यसभा सदस्य हैं, सत्यनारायण जटिया उसके अंदर है, सुधा यादव उसके अंदर है, इकबाल सिंह लालपुरा उसके अंदर है, के लक्ष्मण उसमें है, सर्बानंद सोनोवाल है। तो आप बताइए मुझे इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिसके लिए कहा जा सकता है कि राजनीति में योगी के समकक्ष है। और अगर आप इसको बीजेपी के संसदीय बोर्ड की देखेंगे तो वहां पे बीएल संतोष है, सत्यनारायण जटिया है, सुधा यादव है, इकबाल सिंह लालपुरा है, के लक्ष्मण है, सर्बानंद सोनोवाल है, बीएस येदियुरप्पा है, ये सब लोग हैं। तो इसके अंदर कोई आपको ऐसा नाम नजर आ रहा है जिसकी वजह से कोई खतरा पैदा हो सकता है, बहुत बड़ा नाम हो? तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी ने निश्चय किया है कि किसी भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री होगा उसको रखेंगे ही नहीं हम लोग।
एक उन्होंने शेल्टर यहाँ पर ले लिया है। तो इसका सीधा मकसद ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना जिसकी वजह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी उनके वजूद को या उनके आभा मंडल को कहीं पर कोई हिट कर दे, और गडकरी बिल्कुल, बिल्कुल। का जाना इसी वजह से हुआ। अच्छा योगेन जी, यहाँ पर देखिए हम चर्चा करते हैं अगर भूपेंद्र यादव और ओम माथुर की, तो इनको लिया गया है, तो क्या माना जाए, क्या यहाँ पर संघवाद वाली चीज भी रही है या किस एंगल से इस चीज को देखा जाए? नहीं, देखिए आपने एक संघवाद की बात कही है। अब मैं आपको एक बार, चूंकि संघ का बहुत बड़ा रोल है भारतीय जनता पार्टी में, तो यहां पर संघ की बात करना भी आवश्यक है। प्रदीप जी, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने संघ को भी एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है। और मैसेज क्या है? जो गडकरी है उनकी संघ से निकटता जग जाहिर है। नागपुर से वो आते हैं और नागपुर में संघ का मुख्यालय आप भी जानते हैं। अब उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हमें हमारी सत्ता में या भारतीय जनता पार्टी में एक लेवल तक ही संघ का दखलंदाजी पसंद है। अगर संघ की शह पाके या संघ का भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से ऐसे कोई कमेंट्स करेगा जिससे हम असुविधा में होंगे, तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। ये सीधा सीधा मैसेज संदेश को है। और ये कहा जा सकता है कि आज संघ से ज्यादा कद्दावर अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गए हैं। दूसरा इसका पक्ष ये भी हो सकता है कि संघ क्यों अब इनकी जरूरत है, क्योंकि संघ को अगर अपना एजेंडा चलाना है तो इनकी आवश्यकता है। एक मैसेज तो ये जा रहा है। दूसरा आपने पूछा है मुझे कि जो भूपेंद्र यादव और जो ओम माथुर को जो यहाँ पर लिया गया उसका संदेश क्या है। देखिए, इनका भी आप गणित समझिए। ओम माथुर राज्यसभा सदस्य थे, उनको राज्यसभा वापस नहीं भेजा गया, तो कहा जा रहा था कि क्या इनका पराभव शुरू हो गया है। दूसरा, जो भूपेंद्र यादव है वो भी राज्य सांसद है, सदस्य हैं, वो भी चुनकर नहीं गए हैं। तो दोनों यहाँ पर दोनों का ये है। अब इन दोनों को जो लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सीधा सीधा कारण है, एक तो ये कारण जुड़ा हुआ है राजस्थान की राजनीति से। और क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ओम माथुर की, आपको ध्यान होगा, पिछले चुनाव के अंदर भी ये सवाल उठा था और ये बात उठ रही थी लगातार कि क्या ओम माथुर को यहाँ की कमान सौंपी जा सकती है। भूपेंद्र यादव का जिस तरीके से कद बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि जब चुनाव में अगर विजय मिलती है और उस वक्त जब ये होगा कि किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो सतीश पूनिया चूंकि बन नहीं सकते, वसुंधरा को बनाना नहीं है, राजेंद्र राठौड़ का दावा मजबूत होता नहीं है, ऐसे किसी अप्रत्यक्ष चेहरे को यहाँ पर लाया जाए जिसकी कोई सोच नहीं सकता। और उसके अंदर भूपेंद्र यादव भी एक हो सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र यादव इनके बेहद विश्वास पात्र हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर। तो इनको यहाँ बनाकर एक संदेश तो बड़ा राजस्थान की राजनीति में स्पष्ट रूप से दे दिया गया, क्योंकि दोनों ये वसुंधरा राजे की गुड बुक में नहीं है और एक तरह से ओम माथुर तो उनके विरोधी रहे हैं। तो एक संदेश राजस्थान की राजनीति में बड़ा स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि वसुंधरा राजे अब ऑलमोस्ट इस पिक्चर से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आउट है। क्यों? कि उनका कोई भी हितैषी अब ना तो केंद्रीय चुनाव समिति में है ना संसदीय बोर्ड में है। तो जब टिकटों का बंटवारा होगा, जब टिकटों का मसला होगा और यहाँ पर जब चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का मसला होगा, तो केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड में अब उनके पैरवी करने वाला कोई बचा नहीं है वहां पर। तो ये मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। और एक मैसेज जी 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 दूसरा जो मैसेज है वो पूरे भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को, और इस विशेष रूप से जहां पे चुनाव होने वाले जैसे राजस्थान के अंदर, ये दे दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आपको आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी में रहना है, भारतीय जनता पार्टी में आपको काम करना है, तो आपको जो केंद्रीय नेतृत्व से संदेश आएगा और मैसेज आएगा, वो चाहे नरेंद्र मोदी का मैसेज हो, चाहे अमित शाह का मैसेज हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा का मैसेज हो, आपको आंख बंद करके वही करना है। जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, ये सवाल उनसे भी उठाया जाना चाहिए। आपको वही करना है। और इसका परिणाम आप देखेंगे कि जब माउंट आबू में चिंतन शिविर हुआ भारतीय जनता पार्टी का और जगत प्रकाश नड्डा जो अध्यक्ष वहां पर आए और जो उन्होंने मैसेज वहां पर दिया, उसके बाद एक बहुत ट्रेंडी से आप चेंज देखिए भारतीय जनता पार्टी में कि वसुंधरा ग्रुप के जितने भी लोग जो कोटा साइड या हाड़ौती या और जगह के थे, वो जो बयान दे रहे थे, अचानक वो बयान माउंट आबू के बाद शांत हो चुके हैं। आज की तारीख में ना कोई बयान हो रहे हैं, ना कोई जन्मदिन की पॉलिटिक्स हो रही है, ना किसी तरह के वसुंधरा राजे के लिए पोस्टर लग रहे हैं। ये वहां पे संदेश चला गया। और गडकरी के हटने के बाद ओम माथुर और भूपेंद्र यादव को इसमें लेने के बाद में पूरी तरह के से संदेश चला गया है कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ना है, रहना है या प्रसाद पाना है, तो जो ऊपर से कहा जा रहा है
उसको मान लीजिए आंख बंद करके उसके साथ चलते रहिए। अगर आपने ना नुक्कड़ ची चुपड़ की, तो अगर गडकरी जैसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है, तो तो फिर बिल्कुल किसी का भी नाम हो सकता है किसी उसमें। को भी हटाया जा बिल्कुल। सकता अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज और है जो केंद्रीय चुनाव समिति में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए अगले साल चुनाव है, राजस्थान में भी अगले साल चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। और यहाँ पर सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में यहाँ शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी मैसेज, क्योंकि यहाँ पर दलित चेहरा, क्योंकि मध्य प्रदेश से संसदीय बोर्ड में दलित चेहरे के तौर पर पहले थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, जिन्हें बीजेपी ने राज्यपाल बना दिया। और उनके बाद में और उनके अलावा अगर एमपी के सीएम शिवराज जो चौहान जो थे, लेकिन उन्हें हटाकर भाजपा ने यहाँ पर इस चेहरे को ज्यादा पसंद किया। तो इसको भी क्या माना जाए कि जो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर भी बीजेपी ने एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है और एक तरह से शिवराज सिंह चौहान जो इतने खाँटी राजनीति को समझ गए होंगे कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज का जो मामा मामा जी ने कहा जाता है कि हम्म। मामा का सूर्य अस्तांचल पर है, अस्त होने जा रहा है। और अब चूंकि पिछला चुनाव शिवराज सिंह चौहान हारे थे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय, तो उसके बाद में ठीक है जोड़ तोड़ करके आपने और वहां पर सरकार बना ली। लेकिन अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान पर दाव नहीं खेलेगी। उसका पहला संदेश तो ये है। यानी अब शिवराज सिंह चौहान, दूसरा शिवराज सिंह चौहान का जितना बड़ा मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल करीब-करीब नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के कार्यकाल के समकक्ष पहुंच रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी कहीं, हालांकि वो कंपटीशन में नहीं हो सकते, उनका आभा मंडल इतना है नहीं, पर वो कहीं केंद्रीय नेतृत्व के आभा मंडल के आसपास कहीं नहीं पहुंच जाए। इसलिए ये स्पष्ट रूप से संदेश है कि शिवराज सिंह चौहान की आखिरी पारी है। भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव या तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी या वहां पर दूसरा नेता, जिनमें जटिया भी हो सकते हैं, वहां किसी अन्य नेता के नाम पर वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है मध्य प्रदेश के लिए और मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, उनको ये मैसेज पहुंचा दिया गया होगा या उनको समझ में आ गया होगा कि अब उनका जो राजनीतिक मुख्यमंत्री सूर्यास्त जो चेहरा है, वो अब सूर्यास्त की तरह अस्तांचल की तरफ बढ़ रहा है, अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा योगेंद्र जी, अगर ठीक है ये मध्य प्रदेश की बात हुई, अगर हम केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी चूंकि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर भी अब आपने वसुंधरा राजे के लिए तो बता दिया, लेकिन तमाम जो, क्योंकि अक्सर जब भी चर्चाएं होती हैं तो ये कहा जाता है कि राजस्थान में तो भाजपा में दर्जनों ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री की सीट चाहिए। लेकिन यहाँ पर ठीक है, जो अमित शाह, मोदी एंड पार्टी या जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, इन तमाम चीजों से ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति या राजस्थान भाजपा की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दो यहाँ पर फर्क होंगे। पहला फर्क ये होगा कि सतीश पूनिया को जिस तरीके से भी घोषणा कर दी गई है कि सतीश पूनिया चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे, इसका मतलब है कि सतीश पूनिया को बर्खास्त बना कर दे दिया गया है, पहला। दूसरा, सतीश पूनिया को भी कह दिया गया है कि जिस एजेंडे पर आप चल रहे हैं, वो एजेंडा क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पहला एजेंडा था कि वसुंधरा के आभा मंडल को कम करना। वो अभी तक तो नहीं कर पाए, लेकिन अब जिस तरीके से शांति भारतीय जनता पार्टी में वो तूफान के पहले की शांति है या वाकई में चुनाव तक शांति है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो वो एक तरह से ये संदेश पूनिया को फ्री हैंड कर दिया गया है, अब चुनाव तक आप आजाद हैं, हमने जो एजेंडा वहां से दिया आप उसको पूरा कर दें। दूसरा, वसुंधरा समेत जितने भी नेता हैं, उनको भी संदेश बड़ा क्लियर दे दिया गया है कि राजस्थान की राजनीति में जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी चाहेंगे, वो होगा, किसी को उछल-कूद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से फैसला होगा। अब चुनाव के समय देखिए 2 चीज़ होनी है, पहला चुनाव का चेहरा कौन होगा, तो ये पूरी तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निश्चित हो चुका है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा।
ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा यहाँ पर नहीं होगा। कौन बनेगा ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है वो ओम बिड़ला हो सकता है भूपेंद्र यादव हो सकता है ओम माथुर हो, सतीश पूनिया नहीं हो सकते, राजेंद्र राठौड़ नहीं हो सकते, गुलाब चंद कटारिया नहीं हो सकता है सबको चौंकाते हुए वो बाबा बालकनाथ हो, ये भी संभव है। बिल्कुल बालकनाथ अलवर तो से इनमें से कोई बिल्कुल। भी हो, तो यहाँ बड़ा संदेश है। दूसरा, अब जब चुनाव का वितरण होगा, चुनाव टिकट का वितरण होगा, तो चुनाव टिकट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति का सबसे अहम रोल है। यहां से टिकटों की लिस्ट फाइनल होकर के दिल्ली जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति में। केंद्रीय चुनाव समिति में कौन है? राजस्थान में भूपेंद्र यादव, ओम माथुर। तो यहां पर टिकट उनकी इच्छा से बटेंगे और इनकी इच्छा से उस तरीके से बटेंगे कि जिनको राजनीति की भाषा में कहता है निपटाना है और जिनके लिए 3.5 साल से निपटाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव के समय उनके लोगों को भी कम से कम न्यूनतम टिकट देकर के निपटाया जाएगा। और राजस्थान की राजनीति में आप देखेंगे कि 2023 में एक नई करवट होगी, नया चेहरा होगा, नए लोग होंगे और जिनके बारे में बड़े-बड़े पोस्टर पहले लग चुके हैं, जो जन्मदिन में अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और जो कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री ये नहीं बना तो भारतीय जनता पार्टी कभी आ नहीं सकती। उन सारे कयासों को धोते हुए कुछ ऐसी परिवर्तन यहाँ पर राजनीति ऊपर से आएगी कि आप और हम देख करके जैसे आज मुस्कुरा रहे हैं वैसे हम उस दिन मुस्कुराएंगे। अच्छा, एक चीज ठीक है, ये देखिए तमाम पूरी जो अपनी चर्चा हुई है ये बीजेपी पर हो गई। अब अगर हम ठीक है देश और राजस्थान दो जगह की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी ने अपने सारे चेहरे मोहरे तमाम चीजें तय कर दी, सबको बता दिया कि भाई ये लोग हैं, इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं और ये लोग पूरा अधिकार रखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सियासत का जो पहिया है वो टोटल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जिनको टिकट चाहिए वो इन्हीं का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। सवाल ये कि देश में मुख्य रूप से भाजपा के विपक्ष में है कांग्रेस, क्योंकि मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी की ही चर्चाएं होती हैं। क्या यहाँ कांग्रेस को भी बीजेपी की इन तमाम प्रक्रियाओं से कहीं फायदा हो सकता है या नुकसान भी हो सकता नहीं प्रदीप जी, अगर कांग्रेस चाहे तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव का संचालन करती है और किस तरीके से फैसले लेती है। है? लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता में मूलभूत फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी लगातार और अमित शाह लगातार विजयश्री का वर्ण कर रहे हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लगातार हार का वर्ण कर रहे हैं। जब आप लगातार, क्योंकि जब आप कार्यकर्ता, जब आपके नेता जब ये समझ जाते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके नाम पर, उसके चेहरे पर वोट नहीं मिल सकते, तो आपका आभामंडल कम होना शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक विजयश्री प्राप्त हो रही है इन दोनों के नाम से, जब तक ये चुनाव जीत रहे हैं, तब तक ये आभा मंडल चलेगा। और जिस दिन ये चुनाव में हारने शुरू हो गए, जिसका ताजा उदाहरण मैंने बताया था 2018 में, कि 2018 में जैसे 3 जगह चुनाव हारे तो गडकरी ने बयान दिया और बाकी लोग भी कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की जगह गडकरी को हमें ले आना चाहिए ताकि हम चुनाव में विजय प्राप्त कर पाए, क्योंकि इनकी नीतियों से विजय हम 3 स्टेट हार चुके हैं। तो जिस दिन ये हारने लगेंगे यहां भी ये होगा। लेकिन अब इनके फैसलों से क्या होगा, इसका आप मुझसे सवाल पूछा है। देखिए, इनका जो फैसला है वो फैसला पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व, यानी केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे हम 2 ही व्यक्ति जानते हैं आज भी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनको पूरी तरीके से प्रतिष्ठापित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह। कोई फैसला मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह का फैसला। कोई भी निर्णय इन दोनों का फैसला। सुनवाई जो ये कहेंगे वो होगी। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष है कांग्रेस को, उसका नुकसान होगा। क्योंकि ये जो संदेश पूरा चला गया, वो संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अनुशासन क्या? 2 व्यक्तियों का अनुशासन है। अनुशासित पार्टी ऐसे नहीं है, 2 व्यक्तियों का अनुशासन है और ये अनुशासित पार्टी है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी में उछल-कूद मचती, भारतीय जनता पार्टी में जो विरोधाभास होता, भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने या टिकट नहीं मिलने पर जो विद्रोह होता, वो विद्रोह थोड़ा-सा कम होगा। और अगर वो विद्रोह कम होगा तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस उस विद्रोह का फायदा नहीं उठा सकती। दूसरा, कांग्रेस अगर जो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस का आलाकमान इसी तर्ज पर चलने की कोशिश करेगा कि हम भी इस तरह के फैसले लेते हैं, तो वो फैसले उनके वहां सफल नहीं हो सकते। इसका उदाहरण आपने पंजाब में देखा है कि जब पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और जिस तरीके से सिद्धू को नहीं बनाया गया, तो फैसला इसी तर्ज पे लिया था कि हमने जो कर दिया,
पर सिंधु जो उसके बाद जो रायता वहां फैलाया, वो रायता कांग्रेस वाले संभाल नहीं पाए और अल्टीमेटली उन्होंने पंजाब के अंदर अपने इतिहास की सबसे बुरी शिकस्त उन्होंने वहां पर खाई। तो कांग्रेस क्या रायता योगेंद्र जी, क्या रायता ये राजस्थान में भी फैल रहा है क्या? कहां पर? राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में मुझे लगता है रायता तो बहुत पहले फैल गया था। अब तो हाँ, रायता गिर रहा है, मतलब गिर रहा रायता गिर रहा है। है। कभी पानाचंद मेघवाल इस्तीफा देते हैं, कभी कभी हरीश राजेंद्र चौधरी बुढ़ा चेतावनी, राजेंद्र राजेंद्र बुढ़ा ने गुप्ता चेतावनी कहते दी हैं, थी। कभी हरीश चौधरी हम्म, कहते हैं कि मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा, कभी चांदना कहते हम्म, हैं कि इतने जलालत झेलने से अच्छा है कि मुझे यहाँ से हटा दो, कभी प्रताप सिंह हम्म, खाचरियावास कहते हैं कि इनको तो ठोक देना चाहिए। तो यहाँ तो रायता तो देखिए, जब सचिन पायलट वहां गए थे हरियाणा में अपने विधायक को 18 विधायक लेकर के, तो रायता तो उस दिन से फैलना शुरू हुआ था। अब तो रायता गिरना शुरू हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, वो जो रायते का जो बाउल है, वो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा बाउल ही गिर जाए और मालूम चला कि पूरा रायता आपका सड़क पर है। उस रायते में से कौन क्या बीनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन अपनी प्याज और भूख मिटाएगा, हमें भी नहीं पता है। तो कांग्रेस की हालत, मैंने कहा ना, कांग्रेस की जो हालत है उसकी एकमात्र ये है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास वो चाक नहीं है, उसके पास वो जादू नहीं है, वो जिता नहीं पा रहा है, इसलिए रायता फैल रहा है। जब तक आप देखिए ना, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी और जब तक हम्म, वहां पर, क्या तब तक ऐसा रायता फैलता था? तभी रायता भारतीय जनता पार्टी में फैलता था, कांग्रेस में नहीं फैलता हम्म, था। ये 2014 के बाद में कांग्रेस का पराभव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का उभाव हुआ, तब ये हुआ है। उसके पहले तो अगर सोनिया ने कह दिया कि दिन के 12 बजे कि रात के 11 बजे, तो रात के 11 बज रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में हो गया कि अगर यहां पे कह दिया बिल्कुल। जाए कि दिन में 12 बजे कि रात के 11 बजे है, तो रात के, इसका मतलब रात के 11 बजे हैं। यहां पर सिचुएशन चेंज हो गई है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा जो होगा वो बड़ा स्पष्ट रूप से है कि एक तरह से उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बिल्कुल कांग्रेस, योगी जी, एक एक आखिरी सवाल कि देखिए बीजेपी में तो यहाँ पर ठीक है, मोदी और शाह की आपने बता दिया, मोदी शाह और जेपी नड्डा, इन तीन लोग फाइनल जो डिसीजन करने वाले हैं करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की बात की जाती है तो अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगते हैं कि यहाँ पर एक परिवार की चल रही है, तो इस वजह से भी शायद कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, एक परिवार की चल रही है, बिल्कुल सत्य आपने कहा। परिवार में 3 व्यक्ति हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। और इसमें कोई शक नहीं है कि सारे फैसले वो लेते हैं। आज भी सारे कांग्रेस उनकी तरफ देखते हैं और एक तरह से उन्हीं की दया के पात्र हैं कि वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए, जिसको चाहे नहीं बनाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वहां भी दो की चल रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, परिवार भले ही नहीं है लेकिन चल दो की रही है। फर्क दोनों में कुछ नहीं है। यहाँ आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि वो तीन एक घर के सदस्य हैं, वहां आरोप इसलिए नहीं लगाते क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ तीन की चलती है, वहां दो की चलती है, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ यहाँ घर से काम होता है, वहां ऑफिस से काम होता है। ऑफिस से काम होता है। दूसरी समस्या ये है कि चूंकि इनका आभा मंडल इतना मजबूत नहीं है, इनका आभा मंडल इतना कमजोर है और इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जिस तरीके से इतने 55-56 साल राज्य रहा है हिंदुस्तान में कांग्रेस का और एक परिवार का एक तरह से रहा है, तो उसके बाद में जो भी कोई दोषारोपण होता है इनके ऊपर कर दिया जाएगा। कोई भी अगर बुरा काम है इनके ऊपर कर दिया जाएगा। तो इनके आभा मंडल को इस जिस तरीके से ठेस पहुंचाई गई, जिस तरह से क्रैश किया गया है, तो वो विश्वास वहां पर खत्म हो गया। और प्रदीप जी, मैं आपको, चूंकि हम आखिरी चरण में हैं, मैं जी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गडकरी जी से रिलेवेंट, और हम्म, भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास आपको थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा इसके लिए। हम्म, आपको याद है भारतीय जनता पार्टी में संघ के एक थिंक टैंक विचारक हुआ करते थे और वो थे गोविंदाचार्य। जी भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को थिंक टैंक कहा जाता था। हम्म, गोविंदाचार्य ने एक बयान दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, और वो बयान था कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और उस बयान के बाद में गोविंदाचार्य आउट हुए, और ऐसे आउट हुए कि आज उनका नाम भी नहीं है। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को दोबारा उनको स्थान नहीं मिला और उसके पास जो स्थायी रूप से आउट हो गए। मैं गडकरी से इसलिए रिलेवेंट कर रहा हूं कि जिस तरीके के बयान गडकरी ने दिए हैं, जो हम्म, बर्दाश्त के बाहर थे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, उसके बाद ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गडकरी को उसी रास्ते पर भेजा जाएगा, क्या उसी राह हम्म, पर भेजा जाएगा। और अगर उनको उस रास्ते और राह पर भेजा जा सकता है, क्योंकि पहले तो मंत्रिमंडल है कि क्या मंत्रिमंडल से गडकरी कब तक रहेंगे या 2024 तक बने रहेंगे। अगर हम्म, गडकरी उस रास्ते पर चले जाते हैं तो यकीन मान के चलिएगा, उसके बाद
ये स्पष्ट संदेश होगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्वेश्चन मार्क लगाना, इसके लिए कोई स्थान किसी नेता के लिए अब नहीं है।